दिल्ली की गर्मी 1990 के दशक में भी वैसी ही असहनीय होती थी। ये वो दशक था जब भारत की राजनीति नई करवट ले रही थी और राजधानी दिल्ली महत्वाकांक्षाओं की एक गर्म भट्टी थी। इसी भट्टी में दो नाम तेजी से उभर रहे थे, सुशील शर्मा और नैना सहनी। सुशील शर्मा, युवा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी चेहरा। वो दिखने में आकर्षक, बोलने में प्रभावशाली और सत्ता के गलियारों में तेजी से अपनी जगह बनाने वाला युवक था। उसकी आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी भूख थी, सत्ता की भूख, नियंत्रण की भूख। वो जानता था कि दिल्ली में अगर टिकना है तो या तो ऊंचा उड़ो या फिर दूसरों को नीचे खींच लो। उसने दूसरा रास्ता भी चुना, और पहला भी। नैना सहनी, सुशील की पत्नी, एक जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता थी। वो भी युवा थी, सक्रिय थी और अपने दम पर राजनीति में जगह बना रही थी। नैना और सुशील का रिश्ता बाहर से तो एक आदर्श राजनीतिक जोड़ी का था, एक दूसरे का समर्थन करने वाले, एक ही विचारधारा के सिपाही। लेकिन पर्दे के पीछे ये रिश्ता उतना ही जहरीला था जितना दिल्ली का प्रदूषित आसमान। ये प्यार कम और नियंत्रण की लड़ाई ज्यादा थी। सुशील स्वभाव से अत्यंत पॉजेसिव और शक्की था। जैसे जैसे नैना का राजनीतिक और सामाजिक दायरा बढ़ता गया, सुशील की असुरक्षा और संदेह की भावना एक भयंकर राक्षस का रूप लेती गई। उसे लगता था कि नैना उसकी संपत्ति है और उसका हर कदम सुशील की अनुमति से उठना चाहिए। नैना की दोस्ती और राजनीतिक संपर्क स्वाभाविक रूप से बड़े थे। इन्हीं संपर्कों में एक नाम आया, मतलूब करीम। करीम, जो कांग्रेस का एक साथी कार्यकर्ता था, नैना का पुराना दोस्त था। सुशील के लिए ये नाम एक लाल कपड़े जैसा था। हर बातचीत, हर फोन कॉल, हर मुलाकात सुशील के मन में शक की एक नई परत जमाती गई। उसने नैना पर नजर रखना शुरू कर दिया। हर समय उसे निगरानी में रखा जाता था, जैसे वह कोई राजनीतिक बंदी हो। 2 जुलाई 1995, वो काली रात 1995 की शाम दिल्ली में सामान्य थी, लेकिन सुशील शर्मा और नैना सहनी के घर में नहीं। तनाव हवा में घुला हुआ था। नैना देर शाम अपने घर गुलमोहर पार्क अपार्टमेंट्स पहुंची। सुशील पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की नहीं, बल्कि एक शांत, सर्द क्रूरता थी, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। दोनों के बीच तुरंत बहस शुरू हो गई। बहस का विषय हमेशा की तरह वही था, नैना का देर से आना, उसका राजनीतिक काम और मतलूब करीम। तुम कहाँ थी? सुशील की आवाज ठंडी थी। काम से, सुशील। तुम्हें हर बात का हिसाब क्यों चाहिए? नैना ने पलटकर जवाब दिया। वो थक चुकी थी इस रोज रोज की पूछताछ से, इस रिश्ते के दम घोटने वाले बंधन से। बहस गर्मा गई। सुशील ने नैना का सेलफोन छीन लिया। उस समय सेलफोन नई चीज थे और उनका इस्तेमाल राजनीतिक या व्यावसायिक संपर्क के लिए होता था। उसने नैना की कॉल लॉग्स खंगालनी शुरू कर दी और फिर उसे वो नाम मिला जिसे वो देखना नहीं चाहता था, मतलूब करीम। करीम के नंबर पर बार बार कॉल किया गया था। सुशील का दिमाग फट गया। नियंत्रण खोने का डर, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शक और निजी असुरक्षा सब एक साथ भड़क उठे। तुम मुझे धोखा दे रही हो, वो चिल्लाया। ये मेरा काम है और तुम मेरे मालिक नहीं हो। नैना की आवाज में भी प्रतिरोध था। इसी पल सुशील के हाथ में लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर आ गई। ये रिवॉल्वर उसकी राजनीतिक शक्ति का प्रतीक थी, जिसे वो अक्सर सुरक्षा के लिए रखता था। लेकिन उस रात ये मौत का हथियार बन गई। नैना ने शायद आखिरी बार अपनी स्वतंत्रता को बचाने की कोशिश की, लेकिन सुशील, जो उस पल अपने पागलपन के चरम पर था, ने कोई मौका नहीं दिया। एक झटके में उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली। नैना सहनी जमीन पर गिर गई। दिल्ली की रात में एक छोटी सी आवाज आई, जिसे गुलमोहर पार्क के शोर में किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो आवाज भारतीय अपराध इतिहास में सबसे वीभत्स कहानियों में से एक की शुरुआत थी। सुशील शर्मा को कुछ क्षणों के लिए होश नहीं आया। सामने उसकी पत्नी का शव था।
उसका राजनीतिक साथी, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा। डर, दहशत और सबसे ऊपर सत्ता और प्रतिष्ठा खोने का खतरा उसके दिमाग में तेजी से घूमने लगा। अगर ये बात बाहर आ गई तो उसका पूरा करियर, उसकी सामाजिक छवि, सब एक झटके में ध्वस्त हो जाएगा। उसे नैना के शव को ठिकाने लगाना था। वो तुरंत एक वकील और अपने दोस्त दयाराम को फोन किया। वकील ने उसे तुरंत सरेंडर करने की सलाह दी, लेकिन सुशील ने इनकार कर दिया। वो अपनी राजनीतिक शक्ति के अहंकार में था। वो सबूत मिटा सकता था। सुशील ने दयाराम को बुलाया। दयाराम को सब पता चला तो वो सकते में था, लेकिन सुशील की राजनीतिक पकड़ और प्रभाव से वो डरता भी था। लाश को ठिकाने लगाने की योजना भयानक थी। लाश को सूटकेस में नहीं भरा जा सकता था, न ही नदी में फेंका जा सकता था। ये सुशील को पता था कि लाशें पानी में तैरती हैं और दिल्ली की पुलिस इतनी मूर्ख नहीं है। तभी उसे एक शैतानी विचार आया। उसका एक परिचित था, केशव कुमार, जो आईटीसी मौर्य होटल में वेटर था। केशव कुमार के जरिए सुशील की पहुंच एक रेस्टोरेंट तक थी। यह रेस्टोरेंट था दी बागिया, जो अशोक यात्री निवास, वर्तमान में द ललित होटल में स्थित था। इस रेस्टोरेंट में एक बड़ा तंदूर था। उस रात सुशील और दयाराम ने नैना के शव को कपड़े में लपेटा और अपनी कार में डाला। दिल्ली की सड़कों पर वे इतनी बड़ी लाश लेकर घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये उनके राजनीतिक रसूख और बेखौफ दिमाग का सबूत था। वे द बगिया रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट रात को बंद हो चुका था। वहां का मैनेजर और कुछ कर्मचारी मौजूद थे। सुशील शर्मा ने उन्हें अपना राजनीतिक रौब दिखाया और कहा कि वो पार्टी के लिए कुछ सामान, शव को जलाने आया है और ये एक टॉप सीक्रेट राजनीतिक काम है। उन्होंने कर्मचारियों को शराब पिलाई और उन्हें बाहर भेज दिया। रेस्टोरेंट के मुख्य रसोइया बलदेव सिंह को सुशील ने धमकाया और पैसों का लालच दिया। बलदेव सिंह डर गया, लेकिन उसने मना कर दिया। सुशील ने उसे साइड कर दिया और दयाराम के साथ मिलकर शव को तंदूर के पास ले गया। अब आया वो पल जिसने इस केस को तंदूर हत्याकांड का नाम दिया। सुशील और दयाराम ने नैना के शव के छोटे छोटे टुकड़े किए। यह एक विभत्स और जघन्य कृत्य था, जो ये दिखाता है कि सत्ता की चाहत और अहंकार इंसान को किस हद तक जानवर बना सकता है। उन्होंने शव के टुकड़ों को तंदूर में झोंकना शुरू कर दिया। तंदूर, जो आमतौर पर नान और रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल होता था, अब एक भयानक शवदाह गृह बन गया था। उन्होंने तंदूर में घी, मक्खन और मसाले डाले ताकि जलने की दुर्गंध को छिपाया जा सके। लेकिन इंसानी शरीर को जलाना आसान नहीं होता। हड्डियां और मांस इतनी आसानी से नहीं जलते। थोड़ी देर बाद तंदूर से धुएं का एक मोटा काला गुबार निकलने लगा। ये धुआं मसाले या लकड़ी का नहीं था, ये जलते हुए मांस की दुर्गंध लिए हुए था। रेस्टोरेंट के बाहर हेड कांस्टेबल मदारी लाल, जो उस क्षेत्र में गश्त पर थे, ने ध्यान दिया कि बंद हो चुके रेस्टोरेंट द बगिया से भारी मात्रा में धुआं निकल रहा है और एक अजीब, असहनीय दुर्गंध आ रही है। उन्हें लगा कि कोई बड़ी आग लग गई है। मदारी लाल ने रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और गेट खुलवाया। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सुशील शर्मा और दयाराम तंदूर के पास खड़े हैं। तंदूर भयंकर आग से जल रहा था। मदारी लाल ने चिल्लाकर पूछा, "ये क्या हो रहा है? इतनी रात को आग क्यों?" सुशील शर्मा, जो अब भी राजनीतिक दबदबे के नशे में चूर था, ने रौब दिखाते हुए कहा, "हम पार्टी का कुछ काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो और यहां से जाओ।" लेकिन मदारी लाल एक अनुभवी पुलिसकर्मी थे। उन्हें शक हुआ, इतनी अजीब दुर्गंध और ये दो बड़े लोग आधी रात को तंदूर में कुछ जला रहे हैं। वो तुरंत तंदूर के पास गए और आग बुझाने के लिए पानी डाला। जैसे ही आग थोड़ी बुझी, मदारी लाल ने वो दृश्य देखा जिसने पूरे भारत के होश उड़ा दिए। तंदूर के अंदर एक महिला के आंशिक रूप से जले हुए क्षत विक्षत अवशेष, जिनमें हाथ और पैर के कटे हुए टुकड़े स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। मदारी लाल चीख पड़े। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर कंट्रोल रूम को सूचना दी। जैसे ही सुशील शर्मा ने देखा कि पुलिस आ गई है और रहस्य खुल चुका है, वो और दयाराम तुरंत घटनास्थल से फरार हो गए। अगले दिन ये खबर दिल्ली की गलियों से लेकर संसद के गलियारों तक आग की तरह फैल गई।
एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या और उसके शव को तंदूर में जलाने की कोशिश, यह न केवल एक अपराध था, बल्कि सत्ता के अहंकार का एक भयावह प्रदर्शन था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। शव की पहचान नैना सहनी के रूप में की गई। दयाराम को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील शर्मा, जिसका राजनीतिक करियर एक झटके में खत्म हो चुका था, भूमिगत हो गया। पुलिस ने सुशील शर्मा के लिए मैनहंट शुरू कर दिया। वो अपनी जान पहचान और राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करके देश के कोने कोने में छिपता रहा। बंबई, अब मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और आखिरकार विदेश भागने की कोशिश। लगभग 2 सप्ताह तक सुशील शर्मा देश के लिए सबसे वांटेड क्रिमिनल बना रहा। ये केस मीडिया के लिए एक सनसनी बन गया था। हर अखबार, हर टीवी चैनल पर तंदूर हत्याकांड की खबर प्रमुखता से छाई रहती थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि, एक युवा नेता, इतना घिनौना काम कर सकता है। अंततः 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी का नाटक रचा। वो बेंगलोर में सरेंडर करने के लिए एक राजनीतिक संपर्क के साथ आया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस और न्यायपालिका के लिए असली चुनौती शुरू हुई। एक ऐसा केस साबित करना जिसमें शव को बुरी तरह से जला दिया गया हो। इस केस में फोरेंसिक विज्ञान, फोरेंसिक साइंस ने निर्णायक भूमिका निभाई। ये वह समय था जब भारतीय अदालतों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इस केस के लिए इसका इस्तेमाल अनिवार्य हो गया। नैना की पहचान। शव के जले हुए अवशेषों से नैना के दांतों और हड्डियों की संरचना का मिलान किया गया। डीएनए टेस्ट। जले हुए ऊतकों, टिश्यूज से डीएनए निकाला गया और उसकी तुलना नैना के माता-पिता के डीएनए से की गई। ये टेस्ट एक दुर्लभ और शुरुआती प्रयास था, जिसने नैना की पहचान को अचूक रूप से स्थापित किया। बैलिस्टिक रिपोर्ट। सुशील की लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली गोली की तुलना नैना के शरीर से बरामद गोली से एक की गई। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि हत्या उसी हथियार से की गई थी। दयाराम सरकारी गवाह बन गया। उसने अदालत में उस रात की पूरी विभत्स कहानी बयान की। कैसे सुशील ने नैना की हत्या की, कैसे शव के टुकड़े किए और कैसे तंदूर में जलाने की कोशिश की गई। सुशील शर्मा ने अदालत में हमेशा यही दावा किया कि नैना ने आत्महत्या की थी और वो डर गया था, इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन दयाराम की गवाही, कांस्टेबल मदारी लाल की बहादुरी और फोरेंसिक साक्ष्यों ने सुशील के झूठ को तार-तार कर दिया। केस लगभग 9 साल तक चला, क्योंकि सुशील ने अपनी राजनीतिक शक्ति और पैसे का इस्तेमाल करके हर स्तर पर न्याय को टालने की कोशिश की। निचली अदालत ने सुशील शर्मा को नैना सहनी की हत्या का दोषी पाया और उसे मौत की सजा, डेथ पेनल्टी, सुनाई।